Hello children, welcome to online class. I hope you are studying well and you had enjoyed your holidays. तो आज का जो वीडियो है वो है क्लास 8 की नई बुक NCERT की पूर्वी, जिसमें से यूनिट 1 जो है विट एंड विजडम, उस यूनिट का जो लेसन 1 है द विट दैट वन हार्ट्स, उसका एक्सप्लेनेशन और समरी हम इस वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? एक काम करो, एक पेंसिल ले लो और अपनी नोटबुक ले लो, जिससे कि आपको जो साइड बाय साइड में अगर कुछ नोट करना हो तो यू कैन नोट इट वेल. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो, लेसन का नाम क्या है? द विट दैट वन हार्ट्स. पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी द विट एंड विजडम, ये जो यूनिट है पूरी इसी के बारे में होगी, द विट एंड विजडम. सो डू यू नो व्हाट इज विट एंड व्हाट इज विजडम? तो डिफरेंस क्या है विट और विजडम का? डू यू नो अबाउट इट? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, विट अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में विट का मतलब होता है बुद्धि. ठीक है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक स्लाइट डिफरेंस है इसमें. वो ये है कि विट क्या होता है, आप अपने जो वर्ड्स हैं, यानी द एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स इन क्लेवर एंड ह्यूमरस वे, यानी जो आप अपने वर्ड्स हैं उनको क्लेवरली यूज़ करते हैं, तो उसी एबिलिटी को विट कहते हैं. ठीक है, यानी वाक्पटुता, चतुराई, या आप कह सकते हैं बुद्धिमानी से जब आप अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वर्ड्स प्ले कर देते हैं, ठीक है, वो विट हो जाता है. एंड व्हाट इज़ विजडम? विजडम ऑन द अदर हैंड इज़ द एबिलिटी टू मेक साउंड जजमेंट एंड डिसीजन बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग. यानी आप अपनी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव और ज्ञान को कितनी बुद्धिमानी से यूज़ करते हैं इन योर डे टू डे लाइफ, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड अदर्स, टू मेक जजमेंट्स. ओके, वो होती है विजडम. समझ में आया डिफरेंस? यानी विट में आप क्लेवरली अपने शब्दों को किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना, हाउ डू यू स्पीक, और वाक्पटुता, चतुराई आप दिखाते हैं. विजडम यानी बुद्धिमानी, जो ऑलरेडी आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस है, उसको किस तरह से आप अपने जीवन में उतारते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ द लेसन द विट दैट वन हार्ट्स. अब मैंने आपको विट का मतलब बता दिया, है ना. विट आपकी हो गई बुद्धि, बुद्धिमानी, यानी कि एक इस लेसन में कोई तो कैरेक्टर ऐसा है हु विल यूज़ हिज विट, यानी कि वाक्पटुता को, चतुराई को, त्वरित, यानी जो बोल देता है ऑन द स्पॉट अपनी बुद्धि यूज़ करते हुए, वो विट दैट वन हार्ट्स, जिसने हार्ट्स यानी दिलों को जीता. ठीक है, तो पहले, उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है. लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड द लेसन. सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. तो ऐसी ये जो नीचे क्वालिटीज़ हैं, वाइज, सीरियस, क्लेवर, पावरफुल, ह्यूमरस, stubborn, courageous, observant, charming, creative, punctual, confident, energetic. इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि एक पर्सन जो विट यूज़ करता है, यानी कि जो क्लेवरली अपने वर्ड्स को यूज़ करता है, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होंगी? यानी जो हाजिर जवाब है ना, जो चतुराई से बोलता है. तो देखिए, एक तो वो पर्सन वाइज होगा. ठीक है, स्टबर्न यानी ज़िद्दी, ज़िद्दी तो नहीं होगा. पंक्चुअल हो सकता है, डेफिनेटली पंक्चुअल हो सकता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी. और वो पर्सन सीरियस हो, इट्स नॉट नेसेसरी. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमर भी डालता है. जब अपनी चतुराई से बोलता है तो ह्यूमरस भी होता है, क्लेवर भी होता है. तो क्लेवर हो जाएगा डेफिनेटली. करेजियस हो भी सकता है, ठीक है, साहसी हो भी सकता है क्योंकि बोलने का साहस है. कॉन्फिडेंट हो सकता है. ऑब्जर्वेंट यानी हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है. और एनर्जेटिक हो सकता है. चार्मिंग को ज़रूरी नहीं है, पावरफुल को ज़रूरी नहीं है. ह्यूमरस हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है. सो दीज आर द क्वालिटीज़ विच अ पर्सन हु यूजेस विट कैन हैव. ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज का ये पहला पार्ट है. अच्छा, ये जो दी हुई हैं रिडल्स, आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़ मी, आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड पेन, व्हाट एम आई, यानी क्या है. अब देखिए, इसके आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं पेज नंबर 16 पे. फिर भी यहाँ पर एक दो मैं बता देती हूँ कि जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं फ्रेंड भी हो सकता हूँ, फो यानी दुश्मन भी हो सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़ मी, तुम मुझे कैसे यूज़ करते हो, तो मैं कौन हूँ. तो यहाँ पे आंसर आएगा कि वर्ड्स. वर्ड्स ऐसी चीज़ है जो
आपको मुश्किल में भी डाल सकते हैं, यानी कि आप फ्रेंडली भी हो सकते हैं किसी के लिए और किसी के लिए दुश्मन भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग योर वर्ड्स. नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन. तो इसमें यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वो है फ्यूचर, बट यू कैन से एयर ऑल्सो. ठीक है. सो आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैनॉट बी टच्ड, आई कैन बी स्पेंट बट आई कैनॉट बी सेव्ड, व्हाट एम आई. सो दैट इज़ टाइम. इस तरह से आपके आंसर्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं पेज नंबर 16 पे. तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड. अब आप ये देख रहे हैं ये पर्सन कौन है. ही इज़ अ किंग. हु इज़ ही, व्हाट इज़ हिज नेम, अब ये लेसन में आपको पता चलेगा. तो देखिए, द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट. तो यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है विजयनगर. तो दिस इज़ द नेम ऑफ एन एम्पायर. एम्पायर इज किंगडम. तो विजयनगर उस किंगडम का नाम है विच वॉज रिनाउंड, जो फेमस थी फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट, जो उसके वैभव, धन और कल्चरल सांस्कृतिक अचीवमेंट्स के लिए फेमस था, रिनाउंड था, वेल नोन था. अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, किंग कृष्णदेव राय ruled 1509 to 1529 CE, stood out as a wise and powerful monarch. तो इनमें से illustrious मीन्स रिस्पेक्टेड एंड फेमस जितने भी राजा हुए थे, उनमें से जो किंग कृष्णदेव राय, यहाँ पे देखो इंग्लिश है तो ए एंड में रहता है, मगर इसका जो हिंदी में आप बोलेंगे तो कृष्णदेव राय बोल सकते हैं. इनका जो शासन था वो था 1509 से 1529. ठीक है. ये जो सी तक, करेंट एरा तक था, वो जितने भी राजा हुए उनमें से बहुत अलग हटके एक राजा हुए थे, जो कि किस बात के लिए वो अलग थे सबसे, बिकॉज ही वॉज वाइज एंड पावरफुल मोनार्क. मोनार्क मीन्स क्या होता है? मोनार्क मीन्स मोनार्क इज किंग. ओके. तो why was he different from other kings? Because he was wise as well as he was powerful. So his reign, यानी उसका जो शासन काल था, is often referred to the golden era. तो उनका शासन काल golden era of the विजयनगर एम्पायर, यानी कि एक सुनहरा काल विजयनगर के पूरे जो एम्पायर था उसकी तरह जाना जाता है. ठीक है. अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड, यानी ऐसा टाइम वो था जिसमें कृष्णदेव राय ने शासन किया था, जिसमें आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड. तो यानी कि आर्ट हुआ, साहित्य एंड आर्किटेक्चर, तो ठीक है, भवन निर्माण, इस तरह की जो कलाएं थीं वो बहुत फ्लरिश हुई थी, यानी कि वो काफ़ी उनकी उन्नति हुई थी, ग्रो की थी वो. अ ग्रेट पैट्रन of learning, Krishnadeva was not only an eminent warrior but also a gifted poet. तो पैट्रन मीन्स सपोर्टर. तो जो कृष्णदेव राय थे वो लर्निंग के बहुत सपोर्टर थे, यानी कि लर्निंग जैसे हम जो भी कुछ सीखते हैं उसके वो बहुत सपोर्ट करते थे कि लोगों को कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए. सो ही वॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन कि ही बिलीव्ड इन learning should never end. So a great patron of learning, Krishnadeva Raya was not only an eminent means famous, ना ही केवल वो famous warrior थे, लेकिन एक gifted poet, यानी बहुत अच्छे poet भी थे. जो उनके प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या क्या है? his famous works, यानी his works are such as epic, ये देखिए ये है अमुक्त मलयध. ठीक है. ये इनका एक काम है, यानी कि जो उन्होंने लिखा, जो भी जैसे कोई साहित्य लिखता है ना, जैसे फेमस हो जाता है एपिक यानी महाकाव्य. तो उनका जो महाकाव्य जो फेमस है वो है अमुक्तमाल्यद. एंड संस्कृत ड्रामा है जामवती परिणयम. ठीक है. जामवती परिणयम, जहाँ तक मुझे पता है कि इनका वर्क था जामवती कल्याणम. एनीवे यहाँ लिखा है जामवती परिणयम. ये एक संस्कृत ड्रामा था जिसके लिए ये फेमस है, और आज भी these works are acclaimed even today. आज भी इनके इन कामों की, यानी जो उन्होंने लिखे हैं, ये इनकी प्रशंसा की जाती है. ठीक है. तो ये हो गया, यानी कि अब इसमें अगर शॉर्ट में बात करें तो विजयनगर एम्पायर जो था, यानी पूरा जो राज्य था,
वो अपनी ग्लोरी और वेल्थ के लिए, अचीवमेंट के लिए फेमस था। बहुत सारे राजा वहाँ आए, लेकिन कृष्णदेव राय एक अलग राजा के रूप में फेमस हुए। क्यों? क्योंकि वो वाइज थे, पावरफुल थे, वो एक वॉरियर थे और एक गिफ्टेड पोइट थे, और उन्होंने अपने समय में आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को बहुत फ्लरिश किया, उसकी काफ़ी उन्नति की, और उनके कुछ वर्क्स भी थे जो आज भी लोग प्रशंसा करते हैं, अमुक्तमाल्यद और जामवती परिणयम। तो ये इसकी पैराग्राफ की समरी है। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2, जिसमें देखिए आगे बढ़ते हैं लेसन में। कृष्णदेव राय's कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स कलेक्टिवली नोन एज द अष्टदिग्गज। तो देखिए पहले एक प्रचलन था कि जो राजा हुआ करते थे वो अपने राज्य में कुछ नवरत्न या 8 रत्न कलेक्ट करके रखते थे, जिन यानी कि जो लर्नेड लोग होते थे, बुद्धिमान लोग होते थे। तो जो कृष्णदेव राय थे उनके जो कोर्ट था, ये जो देखिए कोर्ट सीन देखिए, यानी उनके दरबार में 8 लोग ऐसे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे। तो जो क्या थे, देवर 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स, यानी कि बहुत अच्छे जाने माने कवि जिनको कह सकते हैं, और उनको नाम दिया जाता था, देवर नोन एज अष्टदिग्गज। अष्ट का मतलब 8 और दिग्गज यानी कि जो अपने काम में कुशल हो, ठीक है, यानी कि जो पोइट थे अव्वल दर्जे के, तो वो उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक है। अब दीज पोइट्स इंक्लूडिंग, अब देखिए अल्लासानी पेदन्ना एंड तेनाली रामकृष्णा। तो इन जो पोइट हैं, 8 के नाम इन्होंने नहीं दिए, 2 के दिए, एक तो अल्लासानी पेदन्ना और तेनाली रामकृष्णा। ये 2 बहुत फेमस पोइट उनके दरबार में हुआ करते थे, एंड द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस। और इन दोनों के मास्टरपीसेस ने लिटरेचर को और एनरिच कर दिया और बढ़ा दिया। तेनाली रामकृष्ण, देखिए आपने भी नाम सुना होगा, तेनाली रामा का सीरियल भी देखा होगा। ही वॉज अ वेरी विटी पर्सन, ठीक है, वो अपनी वाक्पटुता के लिए ही जाने जाते हैं। तो तेनाली रामकृष्ण इन पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट, यानी त्वरित अपनी बुद्धि के लिए, यानी तुरंत वाक्पटुता के लिए, एंड ह्यूमर, और अपने हास्य विनोद के लिए, यानी हंसी मजाक में और क्लेवरली अपने शब्दों को यूज़ करने के लिए ही वो जाने जाते हैं। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ अ पोइट एंड अ विटी एडवाइज़र। तो तेनाली राम की इन्हीं खासियत, यानी इन्हीं क्वालिटीज़ ने, जो कि क्विक विट और ह्यूमर थी, विट एंड ह्यूमर, इसकी वजह से उनको एक स्पेशल स्थान प्राप्त था राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, एज अ पोइट एंड एज अ विटी एडवाइज़र। विटी एडवाइज़र यानी एक बुद्धिमान एडवाइज़र, सलाहकार के रूप में उनको एक स्पेशल जगह मिली हुई थी। कहाँ? कृष्णदेव राय के कोर्ट में। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history। तो उनके जो क्लेवर सॉल्यूशंस होते थे, किस चीज़ के, यानी कि अनडिफिटेबल, यानी कि जो कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता, ऐसी लगने वाली समस्याओं का भी वो हल निकाल देते थे, ठीक है। सो हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली, यानी प्रतीत होने वाली, क्या, इनसरमाउंटेबल, यानी कि अनडिफिटेबल प्रॉब्लम्स, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो लगता था कि इनको कोई डिफीट नहीं कर सकता, इनको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, उनके भी सॉल्यूशंस क्लेवरली निकालने की वजह से वो क्या थे, ही वॉज अ बिलवेड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री। तो वो अपनी, वो जो उनके पूरे एम्पायर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें वो किस तरह से जाने जाते हैं, एक बिलवेड यानी प्रिय शख्स के रूप में, प्रिय पर्सनैलिटी के रूप में उनको लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन समस्याओं को भी हल निकाल देते थे जो कि लोग सोच भी नहीं सकते कि इनको कोई हल कर सकता है, यानी अनडिफिटेबल, यानी कि जिनको कोई सॉल्व ना कर सके, यानी इनसरमाउंटेबल, ठीक है, समझ में आया। इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी, एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विद हिज क्वीन। तो जब ऐसा एक मोमेंट था, जो वाइजेस्ट रूलर्स भी जब जैसे डिसहार्मनी, यानी कि अपना संतुलन खो दें, और ऐसे ही एक टाइम आया, एक्चुअली ये सेंटेंस बनाने का तरीका है इंग्लिश में, एक ऐसा टाइम आया, ये कहने की बात ये है, मेन मुद्दे की बात, कि जो किंग कृष्णदेव राय थे,
ही हैड क्वारल विद हिज क्वीन। उनकी जो रानी थी, जो उनकी पत्नी थी तिरुमलम्बल, उनके साथ एक बार उनका झगड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी भी कभी आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। दिस इज व्हाट द मीनिंग। ठीक है, तो ऐसे ही राजा कृष्णदेव राय की भी एक बार, जबकि वो वाइज थे, समझदार थे, लेकिन उनकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई। भाई सभी पति पत्नी एक दूसरे से कभी ना कभी नोकझोंक होती है, लड़ाई होती है। ठीक है, इस तरह से उनका झगड़ा हो गया किसी बात पे। ठीक है, ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इट वॉज वेरी ट्रिवियल, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा एक मैटर था जिस पे उनकी लड़ाई हो गई। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, यानी हफ्तों निकल गए। ही डिड नॉट अटर मीन्स उन्होंने अपनी पत्नी से एक शब्द बात नहीं करी। ठीक है, एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, और इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वो अपनी पत्नी के पास जाना भी उन्होंने बंद कर दिया। देखिए महल में रहते थे, फ्लैट में नहीं कि अगल बगल है, जाना बंद कर दिया, यानी कि बहुत दूर तक, जैसे महल में राजा महाराजा लोग मिलने जाते थे अपनी पत्नियों से, तो ही स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस एंड द वंस cheerful corridors seemed quiet and forlorn। तो अब क्या हुआ, इस वजह से हिज एब्सेंस, क्योंकि उन्होंने जाना बंद कर दिया, तो उनकी अनुपस्थिति ने उस पैलेस पे ऐसी मतलब वो छाया डाली, शेडो ओवर द पैलेस, ये तरीका है लिटरेरी वो है एक्सप्रेशन। द जो एक कभी जो कॉरिडोर, यानी कि जो महल के जो कॉरिडोर्स थे, जो कभी चहकते थे, चेयरफुल यानी खुशी से चहकते थे, आज वो वहाँ पे शांति थी। और क्या था, फॉरलर्न, वो लोनली थे, यानी कि वहाँ पे एकांत था, शांति थी, और वहाँ पे वो चहल पहल खुशी वाली नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि राजा रानी आपस में बात नहीं कर रहे थे और माहौल थोड़ा सैड सा था। तिरुमलम्बल यानी जो रानी है, डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, डिस्ट्रॉट का मतलब भी अपसेट है यानी दुखी, और सैड, ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो इस मैटर को रिजॉल्व कर लें, बट शी कुडंट, फेल हो गई। विद नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। जब वो अपनी कोशिशें करके हार गई तो उन्होंने सोचा कि वो तेनालीराम से हेल्प लें, है ना। तेनालीराम का अगेन डिस्क्रिप्शन, द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोइट। कौन था तेनालीरामा? जो कोर्ट के ब्रिलियंट एंड विटी पोइट थे। रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया और उनको पूरा इंसिडेंट फिर से समझाया। उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ इस पूरे मैटर को सुना। किसने? तेनालीरामा ने पूरे मैटर को बहुत ध्यान से सुना कि रानी ने उनको बताया क्या बात थी जिससे उनकी लड़ाई हुई। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोटेशन मार्क्स है। कैन यू सी कोटेशन मार्क्स हियर? ये कोटेशन मार्क्स यानी कि जो रानी है वो एज इट इज उस इंसिडेंट को कोट कर रही है। किसको? तेनालीरामा को। ठीक है। द किंग रोट अ पोएम, वो बताती हैं राजा ने एक पोएम लिखी। शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने फिर कंटिन्यू किया। इट वॉज फिल्ड विद वेक एक्सप्रेशन, जो कि बहुत अनक्लियर एक्सप्रेशंस, जैसे सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। वो बता रही है कि राजा ने एक पोएम लिखी और कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने ये बात शुरू करी, और वो पोएम जो थी कैसी थी? वेग एक्सप्रेशन थी, अनक्लियर एक्सप्रेशन, यानी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। जैसे सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, इन सब के बारे में था, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा था। व्हेन ही ट्राइड रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स, जब उन्होंने कोशिश करी अपने मिनिस्टर्स को अपनी कविता सुनाने की, दे ऑल अवॉइडेड हिम मेकिंग एक्सक्यूजेज, उन सब ने राजा को अवॉइड किया और कुछ ना कुछ बहाना बना के निकल गए, यानी उन्होंने उनकी कविता नहीं सुनी। फिर इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी, फिर शाम को वो मेरे पास आए, सीकिंग एन ऑडियंस, कि शायद अब उनकी कविता सुनने वाला कोई मिल जाए, यानी कि और सीकिंग एन ऑडियंस यानी ऑडियंस को तलाशते हुए, यानी कि रानी को सुनाने के लिए। उन्होंने सोचा कि रानी तो सुन ही लेगी। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, उन्होंने अपनी कविता मुझे सुनाना शुरू किया। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे दैट आई यॉन्ड। एग्जॉस्टेड आपको पता ही होगा। रानी ने कहा कि मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने क्या किया, गलती से आई यॉन्ड, यॉन्ड मतलब जमाई लेना, जैसे
हाँ, जैसे आपको नींद आती है, नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स, लेकिन मैं इतनी थकी थी कि एक बार नहीं, मैंने कई बार यॉर्निंग किया। द किंग थॉट दैट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। राजा को लगा कि मैं उनकी पोएम की अनादर कर रही हूँ, है ना, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से वो गुस्सा हो गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, तब से उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे। अगर मुझे लगता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कोई और दिन चुन लेती उनसे कहने के लिए कि आप कविता सुनाओ। उस दिन मैं टायर्ड थी, मुझसे गलती हो गई, मैंने यॉर्निंग कर दी। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। मेरी प्लीज़ मदद करो रामा, यानी तेनाली जो है, तेनाली रामकृष्ण, उनसे वो कह रही हैं ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, केवल तुम ही हो जो राजा को ये समझा सकते हो। देखो कोटेशन मार्क एंड हो गया। तो ये उन्होंने इंसिडेंट कोट किया। रानी ने किसको किया? रानी ने इस इंसिडेंट को तेनालीरामा को पूरा बताया। क्यों? क्योंकि वो हेल्प चाहती थी। समझ में आया? यानी राजा रानी का, पहले समझ लो यहाँ पर क्या हुआ कि वो दोनों अपसेट थे, रानी अपसेट थी, उनका एक छोटा सा झगड़ा हुआ। रानी ने बहुत कोशिश करी राजा को मनाने की, लेकिन राजा नहीं माने। हफ्ते बीत गए थे, वो उनसे बात नहीं कर रहे थे, उनसे मिलने नहीं जा रहे थे। तो हार के रानी तेनालीरामा के पास हेल्प के लिए गई। उन्होंने पूरी बात बताई कि एक बार वही राजा ने कविता लिखी थी, किसी ने सुनी नहीं, मेरे पास आए, मैं थकी थी, गलती से मैंने कहा सुनाइए, लेकिन मैं खुद को यौन करने से नहीं रोक पाई, जमाई लेती चली गई। उनको लगा कि मैंने उनकी डिसरेस्पेक्ट की है, इसलिए गुस्सा हो गए। अब आप मेरी मदद करो, इस मैटर को सॉल्व करो और राजा मुझसे गुस्सा ना हो, नाराज़ ना रहे। ठीक है। अब रामा नॉडेड थॉटफुली। रामा नॉडेड मतलब सिर हिलाना। उन्होंने थॉटफुली यानी सोचते हुए सिर हिलाया और क्या कहा? इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। अगर आप चाहें तो मैं इस मैटर को अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बेस्ट कोशिश करूँगा, भरसक कोशिश करूँगा कि मैं इस मैटर को रिजॉल्व कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। योर हाइनेस, ठीक है, यानी कि जैसे रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, योर हाइनेस, हे महारानी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ये कर सकता हूँ, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच। लेकिन ये करने के लिए मुझे एक वेल प्लान्ड अप्रोच के संग ये काम करना पड़ेगा, यानी अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए जिससे मैं एक सही प्लान चुन सकूं कि मैं किस तरह से राजा तक आपकी बात पहुंचाऊं और ये मैटर सॉल्व हो। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा। क्वीन जिसको अब कोई उम्मीद नहीं थी राजा को मनाने की, क्योंकि वो लास्ट होप थी जो उन्होंने रामा को पर रखी हुई थी कि रामा ये ज़रूर सॉल्व कर देंगे। तो उन्होंने एग्री किया, यानी कि वो सहमत हुई इस बात से कि ठीक है, टेक योर टाइम, और थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स किया कि आई एम थैंकिंग यू, यानी थैंक्स इन एडवांस। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी। तो अगली सुबह क्या हुआ? जो रॉयल कोर्ट था, जो शाही दरबार था, वहाँ वो क्या था, वो बहुत मतलब दरबार में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे बिज़ी हो गया। ठीक है। तो जैसे दरबार में एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, कोर्टियर्स फिल द कोर्ट रूम। मिनिस्टर्स, मंत्री थे, स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग, दरबारी लोग, उनसे कोर्ट रूम भर गया। एंड इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टुवर्ड्स द हाई सीलिंग्स। और जो इंट्रिकेटली यह लिखा हुआ है इन अ डिटेल मैनर, यानी बहुत बारीकी से कार्व्ड यानी नक्काशी किए हुए पिलर्स यानी खम्बे, वो क्या थे? वो खड़े हुए थे हाई सीलिंग की तरफ, यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे खम्बे नक्काशी वाले लगे थे। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडोज़, और जो सनलाइट की जो किरणें थीं सूर्य की, वो खुली हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर अडॉर्न्ड विद एक्सक्विजिट रक्स। रक्स क्या होता है? नहीं कि कारपेट पर जो पड़ रही थी उससे और उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ रही थी। ये सब डिस्क्रिप्शन है दरबार का, है ना। सो डिस्पाइट द लाइवली चैटर अटेंशन हंग इन द एयर। हालांकि बहुत लाइवली यानी कि बहुत लाइवली चैटर यानी बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर भी एक टेंशन जो थी वो हवा में कहीं ना कहीं थी। क्यों थी? द किंग सैट ऑन द ऑर्नेट थ्रोन, यानी जो राजा थे वो ऑर्नेट यानी डेकोरेटिव थ्रोन पे बैठे थे, यानी कि सजे धजे एक सिंहासन पर बैठे थे। एक्सप्रेशन स्टर्न, उनके एक्सप्रेशंस कहते थे सीरियस थे, स्टर्न थे, सीरियस एक्सप्रेशन। हिज शार्प आइज स्कैनिंग द रूम, उनकी जो आंखें थी, है ना, वो अपनी आंखों से चारों तरफ स्कैन कर रहे हैं रूम को, देख रहे हैं इधर उधर। तो यानी कि इट वॉज एविडेंट, ये बहुत अच्छी तरह से लग रहा था कि दैट द
अनरिजॉल्व्ड quarrel स्टिल नॉट एट हिम, जो यानी कि अनसुलझा जो उनके और रानी के बीच में जो झगड़ा था वो अभी भी उनको कहीं ना कहीं नॉट मीन्स बॉदर कर रहा था, उनको विचलित कर रहा था। ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। समझ में आ गया? कोर्ट की एक्टिविटी चल रही थी लेकिन राजा फिर भी हैप्पी नहीं थे, जबकि वही बात नहीं कर रहे थे, देन ऑल्सो ही वॉज नॉट हैप्पी। अब क्या हुआ, जो कोर्ट में क्या शुरू हुआ दरबार में, कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन। पैडी कल्टिवेशन आपको पता ही है, आपने उसमें पढ़ा है साइंस में, एसएसटी में, यानी कि जो चावल की जो खेती है उससे रिलेटेड जो पूरे उनके दरबार में डिस्कशंस चल रहे थे कि जो उनके राज्य है उसमें चावल की खेती के इम्प्रूव कैसे किया जाए, उस पर बातचीत थी। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़। Some suggested expanding irrigation network while others advocated for better manure। तो एक एक करके सब ने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि एक्सपेंड करना चाहिए इरिगेशन नेटवर्क को, कि जो कृषि के नेटवर्क को थोड़ा हमें बढ़ाना चाहिए। किसी ने कहा कि हमें खाद अच्छी लानी चाहिए। तो अमिड दी सजेशंस, इन्हीं सजेशन के बीच में तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट। वो तेनाली रामा जो थे वो एक कॉर्नर में कोर्ट के खड़े हुए थे, ठीक है। ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज्ड स्माइल, सभी को एक मतलब अम्यूज्ड यानी हैप्पीली एक स्माइल के साथ वो क्या कर रहे थे, ही वॉज ऑब्जर्विंग ऑल द पीपल दोज हु वर प्रेजेंटिंग देयर थॉट्स अबाउट द पैडी कल्टिवेशन। फिर क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे तेनाली रामा की आप तस्वीर देख सकते हैं। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, फाइनली राजा ने रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल द आइज टर्न टू हिम। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। So bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds। अब क्या हुआ, जब राजा ने तेनाली रामा को बुलाया तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। अब बाउइंग लो यानी कि खुद को झुकाते हुए उन्होंने कहना शुरू किया कि योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, मैं आपके पास रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी मतलब बीज लेकर आया हूँ, चावल के सीड्स लेकर आया हूँ। इफ़ दीज आर सोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करेंट रिजल्ट। अगर ये वाले सीड्स को अगर आपने बो दिया तो जो हार्वेस्ट है, जो आपकी फसल होगी, वो 3 गुना आज के समय से बेहतर होगी, ठीक है। ये उन्होंने कहा। मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, मर्मर यानी फुसफुसाहट है ना, लोगों में पूरे रूम में होने लगी कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। वन ऑफ द कोर्टियर्स यानी एक दरबारी नोन फॉर हिज सरकाज्म, जो अपने सरकाज्म मौकरी यानी कटाक्ष के लिए जो व्यंग करते हैं ना उसके लिए जाना जाता था। ही विस्पर जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड, उसने धीरे से फुसफुसाया लेकिन इतनी ज़ोर से कि सब सुन भी लें और फुसफुसा भी रहे, ठीक है। आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये मैजिक सीड्स हैं क्या, जादुई सीड्स हैं क्या। नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, अब ये कहेंगे कि ये तो बिना पानी के उग जाएंगे। और फिर अनदर मटर्ड परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, तो किसी ने फिर से मटरिंग यानी कि फिर से धीरे से किसी ने कुछ कहा कि लगता है कि ये कहीं चांद से लेकर आए हैं ये बीज, यहाँ तो मिलेंगे नहीं। सो स्निकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट, स्निकर्स यानी सप्रेस्ड लाफ्टर यानी दबी हुई हंसी जो है उससे पूरा जो कोर्ट था वो वहाँ पे भर गया है ना। रिपल, रिपल जैसे तरंगे उठती हैं उस तरह से हंसी, लोग हंसने लगे। द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड, जो राजा था, फ्राउंड, फ्राउंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा फ्राउनिंग यानी अपनी आईब्रोज को थोड़ा श्रिंक करना, और वो अनइम्प्रेस्ड थे यानी ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। तो दैट साउंड्स एब्सर्ड, उन्होंने कहा ये तो बड़ा एब्सर्ड इलॉजिकल लगता है। ही मटर्ड, राजा ने कहा, सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्यूर, पेस्ट, इंसेक्ट रेपेलेंट्स। उन्होंने कहा इस तरह की जो सॉइल यानी इस तरह की फसल करने के लिए, कृषि करने के लिए हमें एक अच्छी सॉइल चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, पेस्ट चाहिए, इंसेक्ट रेपेलेंट्स चाहिए। इफ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफ़र, अगर बाई चांस कुछ गलत हो गया तो हमारे जो किसान हैं वो तो फिर सफ़र करेंगे। किस तरह की बात कर रहे हो रामा तुम। तो इस बात पर रामा स्माइल्ड अनफेज्ड, अनफेज्ड नॉट वरीड, बिना किसी वरी हुए, चिंता के, जो तेनाली रामा है, ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराए वो।
दैट मे बी ट्रू योर मेजेस्टी, ये बात सच हो सकती है, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम। अब यहाँ पे उन्होंने वो जो प्लान किया था रानी और राजा के झगड़े को सॉल्व करने का, यहाँ वो ट्रिक उन्होंने डाली कि मेरे महाराज, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की सॉइल, मैन्योर, पेस्ट, इंसेक्ट रेपेलेंट सब चाहिए, लेकिन इशू नहीं है यहाँ, ये इशू नहीं है, ठीक है। तो बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स, सीड्स के संग कोई इशू ही नहीं है, मसला ही नहीं है, बट विद द पर्सन विद हु सोज देम, मसला उसके साथ है जो इनको बोएगा। समझ में आया? वो कह रहे हैं कि भाई फसल होगी 3 गुना बेहतर, लेकिन इसमें सीड से कोई लेना देना नहीं है, वो पर्सन जो इनको बोएगा उस पर डिपेंड करता है कि ये फसल 3 गुना बेहतर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रिक खेल दी रामा ने। अब हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामा's वर्ड्स हंग इन द एयर, द किंग्स आईब्रोज फरोड, ठीक है। अब ये आप इसके मीनिंग्स आप देख सकते हैं, साइड में ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामा's वर्ड्स हंग इन द एयर, अब पूरे दरबार में शांति थी और रामा के वर्ड्स पूरे चारों तरफ हवा में घूम रहे हैं। एंड द किंग्स आईब्रोज फरोड, फरोड मतलब रिंकल्ड। अब व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, भाई अगर फसल उगानी है अच्छी क्वालिटी की तो उसमें तो सीड्स काम करेंगे ना, जो पर्सन उन्हें बोएगा उससे क्या लेना देना है, ठीक है। हु सोज द सीड्स, उससे क्या मतलब है, स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड। अब उन्होंने जोर से कहा कि भाई साफ साफ बताओ रामा, तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है। अब राजा ने जोर से बोला, रोड। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट, रामा ने चारों तरफ कोर्ट में देखा, शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आईज ऑफ द कोर्टियर्स। अब जो डाउटफुल आंखें थी, उन्होंने देखा कि लोग उन्हें बड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं रामा को। इफ़ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट। उन्होंने कहा अगर किसी ने, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने बीज को बोया विदाउट प्रॉपर केयर, बिना प्रॉपर केयर के, तो कोई भी एक अच्छी फसल को नहीं उगा सकता। ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट। अब उन्होंने इफेक्ट के लिए यानी कि चारों तरफ देखा, पॉज किया, रुके। एंड वॉट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग। अब वो यहाँ पे तेनालीराम ने अपनी बात को चतुराई से रखा, यूजिंग हिज विट। व्हाट डिड ही से? और तब क्या होगा अगर कोई व्यक्ति सीड्स को सो करते समय उनको बोते हुए यौन करने लगे, जमाई लेने लगे। वुडंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो ऐसे में अगर कोई जमाई लेते हुए, हाँ, ऐसे करते हुए अगर सीड्स को बोएगा तो जो सीड्स हैं वो अनइवनली बिखर नहीं जाएंगे इधर उधर, वो एक उचित दूरी पर कैसे कोई बोएगा, ये उन्होंने क्वेश्चन किया। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर। इनकी इस तरह की बात पर जो कोर्ट था वो पूरी तरह से क्या हुआ कि वो भड़क गया। इरप्टेड इनटू लाफ्टर, हंसी के साथ वहाँ पे लोग मतलब एक तरह से खुल के हंसने लग गए। द अर्लियर सरकाज़म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। अब जो पहले जो लोग व्यंग कर रहे थे, अब तो उनको लगा कि ये बिल्कुल क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड। और राजा भी अचानक से ये बातें सुन के अनइंटेंशनली क्या हुआ, वो यौन कर गए, वो भी जमाई ले गए। समझ में आया? रामा वॉच्ड हिम कीनली। रामा ने उनको बहुत उत्सुकता वश इंटेंशनली देखा। देन कंटिन्यू, फिर उन्होंने कंटिन्यू किया, योर मैजेस्टी इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यौन नहीं करता, जमाई नहीं लेता? इट इज़ एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। ये उतना ही स्वाभाविक है जितना कि सांस लेना, यानी यॉनिंग इज ऑल्सो एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन। अब जो राजा के जो थे वो एक्सप्रेशन वो चेंज हुए, यानी जो अभी तक वो सोच रहे थे कि ये बात सिर्फ कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन तक है, नहीं, लेकिन अब जो है उनको समझ में आया कि ये कुछ और बात है। हिज माइंड रेस्ड बैक टू द क्वारल विद द क्वीन। अब वो उनका दिमाग दौड़ा कहाँ पर? उस झगड़े पर जो उनके और रानी के बीच में हुआ था। ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग व्हाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम। अब उन्हें याद आया कि उन्होंने किस तरह से बुरी तरह से रानी को डांटा था क्योंकि वो यौन कर रही थी जब वो उन्होंने
अपनी पोएम उनको सुनाने की कोशिश की थी, तब रानी भी इस तरह से ऑन कर रही थी और मैंने किस तरह से उनको डांटा था। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन। अब उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने अनफेयर थे, कि ही वॉज नॉट फेयर एट ऑल। इफ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, I would have taken her gesture so personally. वो बोले कि अगर मुझे ये एहसास होता कि यॉर्निंग जो है साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान का साइन नहीं है, आई वुड हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, तो मैं उसकी इस जेस्चर को समझ पाता पर्सनली। ही थॉट रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट, ये सोचा उन्होंने, एक अपने दिल को दुख के साथ भरते हुए वो ये सोचने लगे। समझ में आया? ठीक है, तो इन शॉर्ट में बता दूं कि जब राजा को ये एहसास हुआ कि तेनालीराम केवल सीड्स बोने की बात नहीं कर रहे हैं, पैडी कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस बात को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं राजा को कि यॉर्निंग बहुत नेचुरल है, कोई भी कर सकता है, जैसे आप भी दरबार में बैठ के कर रहे हैं। तो राजा को एहसास हुआ कि उस दिन जब रानी भी यौन कर रही थी, जब वो कविता सुना रहे थे, यानी जमाई ले रही थी नींद से पहले जो आती है, तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, ये बहुत नेचुरल था। ये सोच के राजा को बहुत दुख हुआ और सोचते काश मैं उस समय ये समझ पाता। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन। उस इवनिंग में, उस शाम को जो राजा थे वो रानी के पास एक मतलब सॉफ्टन एक्सप्रेशन के साथ वो रानी के पास पहुँचे। यू कैन सी द स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँचे एंड उन्होंने क्या कहा, तिरुमलम्बल ही बिगेन, उन्होंने कहा ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, अपनी एक जेंटल आवाज़ में, आई हैव बीन फुलिश, मैं बहुत मूर्ख था, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत ओवर रिएक्टेड कर दिया, यानी कि तुमने मेरी पोइम सुनते वक्त ऑन किया तो मैंने ओवर रिएक्ट किया, तुमसे बात नहीं करी, अब तो तुमसे मिलने नहीं आया। लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मुझे लगता है कि शायद मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, जो क्वीन थी, रानी, जो लॉन्ग्ड मीन्स वो विश कर रही थी, बहुत लंबे समय से इस क्षण का वेट कर रही थी। स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मुस्कुराई और रिप्लाई किया, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, हम ये झगड़े को पीछे छोड़ देते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी कविता सुनाएं। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, रामा जिन्होंने इस पूरे सेटलमेंट को अरेंज किया था, फेल्ट विक्टोरियस, अब उन्हें अपनी जीत लग रही थी, विक्टोरियस मतलब विजयी फील हो रहा था, दैट ही हैड वन द बैटल, ऐसा उनको फील हो रहा था। ही फेल्ट विक्टोरियस, द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स, और जो किंग और क्वीन थे उन्होंने उनको वैल्यूएबल अनमोल तोहफे दिए फॉर हिज सर्विस, जो उन्होंने काम किया था उन दोनों के झगड़े को रिजॉल्व करने का, उसके बदले। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रेम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, उन दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया वापस, एंड जो पैलेस था, जो महल था, वो फिर से ओवरफ्लो होने लगा, ब्रेम्ड मीन्स ओवरफ्लो हो गया, वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, फिर से हंसी और खुशी के साथ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल, और इसको अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द कम्युनिटी पोस्ट। तो फिर से कोई नई वीडियो के साथ में आऊँगी, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जस्ट ए स्मॉल रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो और अच्छे तरह से पढ़ाई करो, ठीक है, ऑलराइट।